शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। जी हाँ, तो आई एम बैक के स्लोगन के साथ ट्रंप की वापसी जरूर हो रही है, लेकिन ट्रंप 2.0 प्रशासन के सामने चुनौतियां भी कम नहीं। घरेलू स्तर पर अमेरिका में बढ़ती महंगाई, वित्तीय घाटे पर नियंत्रण, अबॉर्शन जैसे मुद्दे वहां पर हैं। अभी इमिग्रेशन जैसे मुद्दों से निपटना भी ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज होगा। साथ ही ग्लोबल स्तर पर जो टैरिफ का मुद्दा है, चीन की बढ़ती ताकत, चीन के साथ कैसे रहेंगे अमेरिका के रिश्ते, सारे के सारे एजेंडा हमको देखना होगा, ताकि हम अमेरिका और भारत के बीच किस तरह के रिश्ते रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे और आसानियां होंगी रिश्तों में, इन सब का आकलन कर पाएंगे। पहले ये देखिए रिपोर्ट। मैं लौट रहा हूं, बहुत ही खास मेहमानों के साथ विस्तार से करेंगे ट्रंप के नए रिजीम पर चर्चा। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल। आई एम बैक का दिया था स्लोगन, अमेरिकियों से किए थे कई वादे। ट्रंप की वापसी आसान नहीं रही, लेकिन अब जब उनकी वापसी हो चुकी है तो उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चुनौतियां ऐसी कि बाइडेन भी इससे पार नहीं पा पाए। आखिर वे चुनौतियां हैं क्या और कितनी बड़ी हैं? दरअसल अमेरिका इन दिनों महंगाई की मार से जूझ रहा है और ट्रंप की पहली कोशिश अमेरिकियों को बढ़ती महंगाई से निजात दिलाना होगा। दरअसल बाइडेन के कार्यकाल में इकोनॉमिक पॉलिसीज ने महंगाई को बढ़ाने का काम किया। तो क्या ऐसे में ट्रंप ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाएंगे जिससे महंगाई को काबू में लाया जा सके? अगली चुनौती अमेरिका के वित्तीय घाटे को कंट्रोल में करना है और साथ ही बढ़ते कर्ज को नियंत्रित करना भी ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दरअसल ट्रंप ने एक और बड़ी चुनौती का अपने चुनावी भाषणों में खूब इस्तेमाल किया और वह था विदेशी सामान पर भारी भरकम टैरिफ लगाने संबंधी बयान। खासकर अमेरिका में भारत के उत्पादों पर टैरिफ के बढ़ने से भारतीय कारोबारियों को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि ट्रंप का टैरिफ बढ़ाने का प्लान चीन पर ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने एक तरह से साफ किया है कि वे भारत के साथ कारोबार बढ़ाने के पक्ष में हैं। ऐसे में टैरिफ का बहुत बड़ा बोझ वह भारत को देने से बचना चाहेंगे। वहीं ताइवान का मुद्दा भी ट्रंप के एजेंडे में टॉप पर हो सकता है। खासकर ताइवान को चीन के संभावित हमलों से बचाने को लेकर अमेरिका चीन पर दबाव बना सकता है। अब ये काम ट्रंप कैसे करेंगे, देखने वाली बात होगी। वहीं ग्लोबल मंच पर चीन की बढ़ती धमक को रोकना भी ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि हाल के दिन में चीन ने रूस से अपने संबंध प्रगाढ़ करने की कोशिश की है। उसके बाद अमेरिका के पास एक ही विकल्प है कि वह किसी तरह से चीन की बढ़ती ताकत पर अंकुश लगा सके। अब बात करें अमेरिका की घरेलू चुनौतियों की, तो सबसे पहले इमिग्रेशन का मामला सुलझाना ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। दरअसल अवैध घुसपैठियों और शरणार्थियों को लेकर ट्रंप कुर्सी पर बैठते ही इनके खिलाफ कोई बड़ा अभियान छेड़ सकते हैं और पकड़े गए अवैध घुसपैठियों और शरणार्थियों को तत्काल उनके देश भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अबॉर्शन कानून को लेकर भी ट्रंप पर काफी दबाव रहेगा। अबॉर्शन पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे और ट्रंप जरूरत के हिसाब से राज्यों के पास अपने कानून होने की बात कहते रहे हैं। ट्रंप के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां होंगी जिससे पार पाना और अमेरिकी हितों को देखते हुए अपने किए गए चुनावी वादों को पूरा करना न केवल एक कठिन काम होगा, बल्कि उनका दूसरा कार्यकाल द ग्रेट अमेरिका के सपनों को पूरा कर पाएगा। ये देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमानों का। स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का। जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं और चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका शो पे। हमारे साथ हैं एसडी मुनी सर, जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, पूर्व राजनयिक। एम्बेसडर मुनी सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अनिल त्रिगुणायत सर, पूर्व राजनयिक हैं, डिस्टिंग्विश फेलो हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। एम्बेसडर त्रिगुणायत, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं अनुराग सिंह, मैनेजिंग पार्टनर एनसिट कैपिटल से। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अच्छे मर्मज्ञ हैं आप, अमेरिका से हमारे साथ हमेशा वक्त निकालते हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका भी हमारे शो पे। बग्गा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। एंड द कम बैक किंग इज बैक अगेन। ट्रंप साहब आ रहे हैं। आपसे संडे इवनिंग में बहुत शानदार, बड़ी अच्छी चर्चा हुई। इस बीच कुछ नई नई चीज़ें भी आई हैं, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। पुतिन साहब ने कॉल किया है सर ट्रंप को और कंग्रेचुलेशंस कहा है और कहा है कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं।
कुछ कड़ियां यहां से नहीं खुलती हुई नजर आ रही हैं सर? हाँ नहीं बिल्कुल। और अगर आप देखें, एक क्रेमलिन का रीड आउट आया है पिछले आधे घंटे में, जहां पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल, रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस करते हुए कहा है कि हम ट्रंप के द्वारा यूक्रेन का समाधान ढूंढने जा रहे हैं और ट्रंप के साथ नेगोशिएशन शुरू करेंगे यूक्रेन का समाधान ढूंढने के लिए। तो ये काफी पॉजिटिव है। देखिए, हमास का 2 दिन से अब सीज फायर होल्ड आउट कर रहा है और 42 डेज के लिए ये सीज फायर है। और जिस तरह से अदला बदली हुई, 3 होस्टेज हमास ने छोड़े और वहां से इजराइल ने 900 से ज्यादा फिलिस्तीन कैदी छोड़े, तो ये भी काफी एक अच्छा मोरल बूस्टिंग एक डेवलपमेंट रहा है मार्केट्स के लिए। तो जियोपॉलिटिकली ट्रंप का इम्प्रिंट ऑलरेडी, दीपक जी, दिख रहा है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एम्बेसडर मुनी सर, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? ठीक शपथ ग्रहण समारोह से पहले काफी कुछ वो हो रहा है, क्या आप इसकी अपेक्षा कर रहे थे? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप ने शोमैनशिप दिखाने की पूरी कोशिश की है, वो हर वो कोशिशें कर रहे हैं ताकि उनकी शपथ दिव्य हो, भव्य हो, जरा धमाकेदार हो। तो ये पुतिन साहब का जो कॉल आया है, ये अमेरिका की तरफ से कोशिशें हुई होंगी या पुतिन साहब कुछ नया सोच रहे हैं इस बार? नहीं, पुतिन साहब और ट्रंप में पुरानी दोस्ती है। हाँ। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में ट्रंप पे ये आरोप लगा था कि रूस के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको जिताने में मदद करी। और इस बार भी जो ट्रंप के रेटोरिक्स है, उसमें पुतिन को बहुत पॉजिटिवली देखा गया है। तो ये इन दोनों की आपस में सूझबूझ होगी कि वहां से बातचीत हुई है और पुतिन भी चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो। सवाल ये है कि किन शर्तों पे बंद हो, इसको देखना ज्यादा जरूरी है। यूक्रेन ये कह रहा है कि जहां जहां रूस बैठा हुआ है उसको वहां से हटना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं कि रूस उन सब जगहों से हटेगा। हो सकता है कुछ समझौता करे, 1-2 जगह से अपने फोर्सेस को वापस ले ले, लेकिन ये यूक्रेन को एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं, क्योंकि ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कह रहा है कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी को कोई दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। तो बातचीत तो अभी रेटोरिक्स लेवल पे है। जब टेबल पे बैठेंगे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आएंगे जो पेचीदा हैं और देखना पड़ेगा। यही बात गाजा पीस के लिए भी है। आज का दिन अच्छा निकला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाजा पीस के 3 स्तर हैं। ये पहला स्तर शुरू हुआ है अभी, उसको खत्म होने के बाद में गाजा में लोगों को वापस बसाना और उसका रिकंस्ट्रक्शन करना बड़े इश्यूज हैं। और उसमें क्या होगा, जबकि नेतन्याहू साफ कह रहा है कि दोबारा लड़ाई शुरू कर दूं, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं देता हूं। तो इस तरह की बातों को देखते हुए अभी जो एंथुजियाज्म है उनके स्वेरिंग इन पे वो रहेगा। और 18 तारीख को उन्होंने अपने भाषण में ये कहा भी था कि मेरी इलेक्शन विक्ट्री की वजह से ही गाजा का पीस एग्रीमेंट हुआ है, नहीं तो नहीं होता। तो जैसा आपने कहा, वो अपना सीना ठोक के बराबर कह रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं जो भी बनेगा। और कुछ हद तक ये सही भी है कि अमेरिका का मूड बदल रहा है, इसलिए लोग भी बदलेंगे। लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। यस, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक इंटरेस्टिंग एंगल, एम्बेसडर त्रिगुणायत सर, एक इंटरेस्टिंग एंगल चाइना का आ रहा है और अब ये खबरें अब लगभग साफ हो रही है कि जो अर्ली विजिट्स होंगी ट्रंप साहब की, वो इंडिया या चाइना हो सकती हैं। और एक बड़ा विचित्र सा जेस्चर हमने अमेरिका की तरफ से देखा कि पर्सनली ट्रंप साहब चाहते थे कि शी जिनपिंग आए, अमेरिका अटेंड करें। ये भी खबर आई। अब वहाँ पर क्या चल रहा है और वो भारत के इंटरेस्ट को किस तरह से प्रभावित करेगा? देखिए, ये जो मेरा मानना ये है कि चीन और अमेरिका के बीच जो एक कंपटीशन चल रहा है, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, वो तो चलता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल नेचर के व्यक्ति हैं, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन एक ही प्रेडिक्टेबिलिटी उनके बारे में वो ये है कि वो वॉर्स को पसंद नहीं करते हैं। बीइंग ए बिजनेसमैन, वो चाहते हैं कि किसी तरह से वॉर्स खत्म हो। तो इसीलिए आपने देखा कि सबसे पहले उन्होंने ट्रंप शी जिनपिंग से बात किया, उसके बाद अब कल परसों भी फ्राइडे को मेरे ख्याल से उनकी फिर बात हुई शी जिनपिंग से, और वो डेफिनेटली चाहते थे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई चाइनीज प्रेसिडेंट वहां किसी के भी इनॉग्रेशन में गया हो, तो इसलिए उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा है।
ईजान को। तो ये एक बड़ी बात है, उससे दो मैसेजेस कन्वे होते हैं कि चीन भी इंटरेस्टेड है इस G2 काइंड ऑफ रिलेशनशिप के अंदर, जिसमें एक जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपना एक ट्रेड एग्रीमेंट पिछली बार थोड़ा सा चला था, वो उसको दोबारा से लगाने के चक्कर में वो हैं उनके साथ में डायरेक्टर। तो अगर ये हो जाता है तो उससे काफी जगह आपको उसका इम्पैक्ट पता लगेगा। खास तौर से इंडो पैसिफिक में आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें जिस पे डिपेंड कर रहे हैं लोग कि अमेरिका का फुल सपोर्ट रहेगा, वो फिर सपोर्ट डाइल्यूट हो सकता है। इंडिया की भी एक तरह से क्रिटिकलिटी जो उनके स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में है यूएस के, उसमें भी अंतर आ सकता है। दूसरी तरफ रही जहां इंडिया के साथ बात, तो आप देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर जयशंकर वहां पर गए हुए हैं और आज वो ऑस्ट्रेलिया और जापान के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ में मिले हैं और एक क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ही है जिनके कार्यकाल में ये क्वाड की बड़ी मीटिंग हुई थी, सबसे शुरुआत एक्चुअली जो हुई थी। हालांकि बाइडेन के टाइम पे 4 मीटिंग हुई हैं, लेकिन जो मेन शुरुआत थी वो उन्हीं के टाइम पे हुई। और अभी भी जो है भारत में 2025 में हम क्वाड समिट के चेयर हैं, तो क्वाड की समिट होगी किस वक्त, आप 100 डेज में सुन रहे हैं कि वो चीन जाएंगे पहले, लेकिन वो भारत आते हैं या उस वक्त या किस तरह से होता है ये देखना पड़ेगा। तो डॉक्टर जयशंकर की जो विजिट इस वक्त है, एक तो जो नए लोग हैं उनसे मिलना, वो थोड़े दिन पहले भी गए थे वहां, और किस तरह से हम ये क्वाड समिट में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस बायलैटरल भी होंगी उसके बारे में भी बातचीत होगी। तो भारत उनके रडार पे है। राइट सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रेड के बारे में आपने बात की बग्गा साहब ने या अब्बास साहब ने, तो वो जो प्रॉब्लम्स है ट्रांजैक्शनल उसमें वो जरूर आएंगी। देखिए आपका ट्रेड में, ट्रेड टैरिफ्स के अंदर में, इमिग्रेशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज भारत के लिए भी हैं, उसमें जरूर चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन उस सब के बावजूद यस सर। मैं समझता हूं कि इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप जो है और पिछले बार के प्रेसिडेंट ट्रंप में बहुत अंतर है। वो एब्सोल्युटली। एक प्रिपेयर्ड है पूरी तरह से कि उनका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो करना चाहते हैं, और उनका टारगेट है 2026, जब वो यूएसए की 250 साल पूरे होंगे, वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि कैसे मैंने क्या किया है। इसीलिए जो आज 100-200 जितने भी वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे, आप देखेंगे कि उसके अंदर में जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि वो जरूर लोगों को कहेंगे, अपने टीम्स को, कि आप पता लगाइए कि ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसी हैं, गलत हैं, क्या है। लेकिन ही विल नॉट अनाउंस द ट्रेड टैरिफ व्हिच ही हैज बीन टॉकिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम कि मैं 60% कर दूंगा चीन। बिल्कुल सर। आप देखिए टिकटॉक का सीईओ वहां पर उसमें इनवाइटेड है, तो टिकटॉक के बारे में इतनी बड़ी जियो पॉलिटिक्स चली है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं ओपनिंग रिमार्क के बाद आपके पास आता हूँ। अभी आपसे मुझे बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। इंटरेस्टिंग बात आपने टिकटॉक की कही, तो उसको भी कह रहे हैं कि एक ही शर्त पे टिकटॉक रहेगा, 50% हिस्सेदारी हमको दे दो। और फिर चाइना का नाम लिया कि हम नहीं चाहते कि हमारा बिजनेस और जॉब्स जो है वो चाइना की तरफ जाएं। अनुराग सर, अब आपके पास आऊँगा। अब हम तो सब यहाँ से भारत की तरफ से देख रहे हैं कि वहाँ जो जो चल रहा है, वहाँ आप रियलिटी बताइए सर, वहाँ के आपके सर्किल्स में क्या बात चल रही है? ट्रंप आएंगे, कौन कौन सी चिंताएं लेकर आ रहे हैं ट्रंप हमारे लिए? दीपक जी नमस्कार। अच्छा, एक तो सीनियर पैनल मेंबर्स को मेरा नमस्कार। और मैं आपका कॉल ज्वाइन करने से पहले अजय सर का डिस्कशन सुन रहा था अनिल जी के साथ में, तो एक तरह से पूरा रिवीजन हो गया। मुझे तो ऐसा लगा कि थोड़ा मेमो लीक हो गए कुछ। मुझे लगता है कि ऑलरेडी मतलब तकरीबन सारे फील्ड्स अजय सर ने कवर कर दिए। बहरहाल, बट उसमें ऐड करते हैं दीपक, देखिए यहाँ पर माहौल ऐसा है कि एक तो आपको पता है कि यूएस 50-50 ऑलमोस्ट डिवाइडेड है। तो आधा देश ऐसा मानता है कि अब तो मतलब दुख ही दुख है और पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे ख्याल है इस बार की ट्रंप की रेजीम ये प्रूव करेगी कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी बेनिफिशियल होती है। और आई थिंक तकरीबन उनको मैंडेट भी वही मिला है लोगों की तरफ से कि देखिए, आप पहले ग्लोबल लीडर तो बनिए, लेकिन ग्लोबल लीडर बनते बनते आप अमेरिका का नुकसान ना कीजिए। सो जैसे ग्लोबल वॉर्स हो गई, राइट, इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूएस अपनी एनर्जी इन वॉर्स में, अननेसेसरी वॉर्स में वेस्ट ना करे, स्पेशली मिडल ईस्ट। एंड आई थिंक also very harmonious relationship with the other countries, be it Russia or any other country, right? But you have to talk to them. Unfortunately, ये administration तो बात ही नहीं कर रहा था पिछले 2-3 साल से। But otherwise, business में दीपक, मैं अगर ये टच करूँ, यहाँ पर सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा है वो है मार्केट्स में। तो दीपक, बहुत पिछले 4 साल से ये जो रेगुलेटरी कैप्चर
बहुत इंतहा हो गई थी इसकी। एक शेवरॉन डॉक्ट्रिन करके होता है, छोटा डॉक्ट्रिन, जिसमें जो कि 60s 70s में एक रूलिंग से इस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट की। वो ये था कि देखिए, अगर कोई टेक्निकल इंटरप्रिटेशन है, फॉर एग्जांपल SEC का या फेडरल ट्रेड कमीशन का या फेडरल रिजर्व का और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज का, ये सारी एजेंसीज उसी के तहत बनी थी। और अगर इनमें कोई डिस्प्यूट होता है तो आप एजेंसी से ही पूछेंगे और एजेंसी जो व्यू देगी वो फाइनल होगा। इस पे एक लैंडमार्क जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उससे पूरा खेल बदल गया दीपक। तो बिजनेस में अब व्हाट दे विल डू इज रेगुलेटरी कैप्चर पूरा हटाएंगे और कोर्ट्स पे पावर वापस जाएगी, एंड इट विल बी रैम डाउन ऑफ द वॉशिंगटन ब्यूरोक्रेसी दीपक। Okay. अल्टीमेटली वेरी गुड फॉर बिजनेस, वेरी गुड फॉर मार्केट्स दीपक। एब्सोल्युटली सर। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, बट थोड़ा सा अमेरिका के मार्केट्स और हमारे मार्केट्स में थोड़ा सा बग्गा सर के पास आऊँगा। सर, लास्ट टाइम जो हमने ट्रम्प रिजीम देखी, ट्रम्प प्रेसिडेंसी में जो फर्स्ट टर्म था, वाकई में उसमें उनका कोई लार्ज स्केल वॉर या मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। अब वो ट्रम्प साहब की वजह से नहीं थे या उस समय दुनिया ही वैसी थी, ये एक अलग विषय है, लेकिन 2017 से 2021 के बीच में नहीं थे। उसके बाद से चीज़ें होती रहीं। अब ट्रम्प साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब वॉर तो मैं होने नहीं दूंगा और जो हो रहा है उसको मैं ठीक भी कर दूंगा। हमने अकॉर्ड देख लिया गाज़ा में, शांति का, वो लागू हो चुका है। बड़े इफ्स एंड बट्स थे लेकिन हो गया। अब पुतिन साहब ने भी कॉल कर दिया, तो हम मान रहे हैं कि सब ठीक ठाक हो जाएगा। बट जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेकर आ रहे हैं बग्गा सर, ट्रम्प साहब, जिसमें वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को वो कंटिन्यू करने की बात जो बार बार कहते हैं, डीरेगुलेशन की बात करते हैं, टैक्स कट्स की बात करते हैं। अनुराग सर ने जो कहा कि बिजनेसेस के लिए तो अमेरिका में बहुत कुछ होने वाला है अच्छा, भारत के लिए वो स्थिति अच्छी होगी या नहीं होगी सर? उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो भारत के हित में है या नहीं सर? देखिए, एक चीज ध्यान में रखनी है, ये मैडमैन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जो रिचर्ड निक्सन ने निकाली थी। इरैशनैलिटी के, इरैशनल चीजें बात करो, नेगोशिएटिंग स्पेस उससे इंक्रीज करो और फिर अपॉर्चुनिस्टिकली वो रास्ता इख्तियार करो जो आपके हित में है। तो ट्रंप को समझना बहुत मुश्किल है। आपको मैं आज एक साइकेट्रिस्ट की एनालिसिस पढ़ रहा था ट्रंप की, जो समझा रहे थे कि कैसे इनको समझें और कभी भी जो इनका पहला वार है उस पे आप रिएक्ट ना करें, बट दूसरा, तीसरा, चौथा ऑर्डर जो आता है इनका, उससे आपको पता लगेगा किस तरफ इनका रुख है। तो भारत बहुत सक्षम है। हमारा फॉरेन सर्विसेज हो, वित्त मंत्रालय हो, दोनों काफी आई एम श्योर स्टडी कर रहे हैं ट्रंप के साथ क्या होता है। और जयशंकर जी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी अमेरिका में थे ट्रांजिशन टीम को मिलने के लिए। तो ऑलरेडी सरकार टू सरकार चीजें तो चल रही होंगी जरूर। भारत को क्या देखना है कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक देश है, चाइना हमारे बॉर्डर पे खड़ा है, तो दोनों तरफ में अमेरिका हमारे हित में है। इसमें अब गिव एंड टेक बहुत होगा, जैसे एम्बेसडर साहब ने भी कहा, वो ट्रेड के इरिटेंट्स तो रहेंगे। वो कहेंगे हार्ली डेविडसन आने दीजिए, समझ नहीं आता क्यों हम आने नहीं देते, इतने बिकते भी नहीं है। और हमारे यहाँ तो आइशर वाले बहुत अच्छा बुलेट बनाते हैं, हमने पूरी अपने युवा अवस्था में बुलेट चलाई थी, उससे अच्छी मोटरसाइकिल है नहीं। तो ये छोटे छोटे इरिटेंट हटाने पड़ेंगे, हमारे लिए है। सर्विसेज अगर खोल दिए जाएं तो अच्छा है, बट ओवरऑल जो मेगा ट्रेंड है वो है चाइना +1 का, जहां हमने इतना अच्छा नहीं किया। पीएलआई में थोड़ा बहुत आ गया है, स्मॉल स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने काफी करोड़ों का निर्यात करना शुरू कर दिया, डिफेंस में हमारा निर्यात है, बट चाइना बहुत बड़ा है। चाइना उस माहौल में भी $1 ट्रिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस लेके आ रहा है, ट्रेड सरप्लस ला रहा है। और ओवरऑल आप देखें लास्ट 5 सालों में जब से चाइना +1 की बातचीत चल रही है दीपक जी, चाइना का हिस्सा ग्लोबल ट्रेड में 1.5% बढ़ गया है। तो ये रियलिटी हमें देखनी है क्या है। और आई एम श्योर जो मैंडरिन्स हैं हमारे IFS के और वित्त मंत्रालय में इससे काफी वाकिफ हैं और अच्छा करेंगे। ओवरऑल
फार्मा के लिए अच्छा है, बहुत बढ़ सकता है। आईटी में बीएफएसआई डीरेगुलेशन के कारण और आएंगे, टेक्सटाइल में हमें और मार्केट शेयर लेना है, जेम ज्वेलरी तो है ही। राइट सर, तो ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अब एक चकल्लस पर आता हूं एम्बेसडर मुनी सर, अगर आपकी इजाजत हो, इस सोशल मीडिया की चकल्लस पर मैं आपका एक एनालिसिस चाहूंगा, और वो ये हो रही है कि वाई मोदी जी इज नॉट देयर इन स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ ट्रम्प साहब, और इस पे वो लिस्ट को लेकर बड़ा हो रहा है, एंड पीपल हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग कि साहब शी जिनपिंग को तो आप फोन करके बुला रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, और मोदी जी, ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी के लिए जयशंकर साहब ने बड़ी कोशिश करी लेकिन उनको नहीं बुलाया। आपको लगता है सर इसमें कोई सच्चाई है, इसमें कुछ वजन है इस बात में, या ये कोरी गपशप है? नहीं, देखिए, ये ट्रम्प ने अपने किसी एलाई को, और भारत को मैं एलाई नहीं मानता हूं, लेकिन जैसे क्वाड के लोग हैं, किसी हेड ऑफ द स्टेट को नहीं बुलाया, कुछ चुने हुए 3-4 लोगों को बुलाया है। और दूसरी बात जो हमें पॉलिटिकली आपको लगेगा कि मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें इस बात का एहसास रहना चाहिए कि अमेरिका के लिए चीन ज्यादा महत्व रखता है भारत के बजाय। चीन को कंट्रोल करने के लिए, चीन को बैलेंस करने के लिए भारत की सख्त जरूरत है, और भारत के साथ संबंध बढ़ेंगे, ज्यादा बढ़ेंगे, अच्छे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि अमेरिका के नजरों में भारत और चीन बराबर है, ये ठीक नहीं होगा। राइट सर। चीन के साथ अभी व्यापार की बात हुई थी, चीन का जो एशिया में दबदबा है, चीन जिस तरह से कॉम्पीट कर रहा है अमेरिका के साथ में और उसको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, चीन का जो दबाव है ताइवान को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर, भारत कहीं परेशानी का सोर्स नहीं है अमेरिका के लिए। Alright. इसीलिए अमेरिका को बॉदर करना पड़ेगा कि वो चीन जैसे लोगों से प्रेसिडेंट सी को बुलाए, उसको जरा मक्खन भी लगाए, उसको थोड़ा डांट भी लगाए। Yes, sir. पुतिन को भी बुलाया तो नहीं उन्होंने, तो इस तरह से कंपैरिजंस जो है वो ठीक नहीं है। थैंक यू सर, ये आपने अच्छे से क्लियर कर दिया। एम्बेसडर मुनी सर, अब आपके पास ही आ रहा हूँ, प्लीज कंटिन्यू सर। आपने कहा था कि अमेरिका एक पार्टनर के रूप में और खास तौर से ट्रम्प के लिए भारत से ज्यादा कहीं कीमती चीन को मानता है, थोड़ा इसे और इलैबोरेट करें सर। नहीं, उसमें देखिए, चीन से मुश्किलात हैं उनकी, इसलिए प्रायोरिटी में चीन से ज्यादा बातचीत करनी पड़ेगी। भारत तो दोस्त है जिसको मैं ये नहीं कहूंगा कि कैन टेक फॉर ग्रांटेड, लेकिन भारत दोस्त है, भारत के साथ मैत्री को बढ़ाएंगे। चीन से परेशानियां हैं, परेशानियां अमेरिका की चीन से हल करनी है, इसलिए चीन को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। जहां तक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का सवाल होगा, जहां बातचीत की सवाल होगा, जहां ट्रेड का क्वेश्चन होगा, चाहे मिलिटरी इश्यूज आएंगे, चाहे वर्ल्ड ऑर्डर के इश्यूज आएंगे, सब में चीन से जूझना है अमेरिका को, भारत से जूझना नहीं है। भारत के साथ दोस्ती है। इसलिए इस तरह के जो कंपैरिजन होते हैं सोशल मीडिया में, हमको नहीं बुलाया, हम बराबर रहे कि नहीं है, हम ज्यादा अच्छे हैं, ये सब इररिलेवेंट है मेरे। राइट सर, बिल्कुल सही आपने कहा। एम्बेसडर त्रिगुणायत, हम अमेरिका के पर्सपेक्टिव से चीन को तो बार बार देख रहे हैं और फिर अपनी भूमिका हम तय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन के पर्सपेक्टिव से अभी ट्रंप को किस तरह से देखा जा रहा होगा, खास तौर से जो चीन की अभी अंदरूनी स्थितियां हैं और शी जिनपिंग साहब के सामने जो उनके अपनी चुनौतियां हैं, वो कैसे हैंडल कर पाएंगे ट्रंप रिजीम को, उनके जरा नजरिए से कुछ बता पाएं अगर आप। देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि चीन की जो पोजीशन इस वक्त है वो किसी भी तरह से ये है कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए। मैं अभी थोड़े दिन पहले कॉन्फ्रेंस में था अबू धाबी में, वहां पर चीन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, तो वहां पर यह थिंकिंग हो रही है कि भाई अगर ट्रेड डेफिसिट की वजह से ट्रम्प को ज्यादा परेशानी है तो क्यों ना हम डायरेक्टली वहां से ऑयल और गैस अमेरिका से खरीदना शुरू करें। तो आप ये सोचिए कि वो भी अपनी पॉलिसीज को इस तरह चेंज कर रहे हैं कि ताकि कॉन्फ्लिक्ट, चीन का जो है लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म प्लान है। कोई आज पूरी तरह से चीन को समझ नहीं सकता है अंदर से। जैसे बग्गा साहब ने कहा कि ट्रम्प को समझना मुश्किल है,
तो मैं समझता हूँ कि चीन को भी इसी तरह से समझना मुश्किल है, क्योंकि उनकी प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी होती है, बहुत दूर तक। सक्सेसफुल हो ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग है। तो उनको ये भी पता है कि अगर हमें नंबर वन पहुंचना है टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, तो उसके लिए पीस बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना। लेकिन उस सब के बावजूद आप देखिए कि जैसे जैसे अमेरिका ने उनके ऊपर में टैरिफ्स लगाए या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए ड्यूरिंग दिस ट्रेड वॉर, बाइडेन के टाइम पे भी, जो बाइडेन ने वही पॉलिसीज लगाई जो ट्रम्प के टाइम पे थी, लेकिन उन पॉलिसीज के चलते आप ये देखिए कि चाइना ने भी साइमल्टेनियसली अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को, यूएस को कंट्रोल कर दिया। तो चाइना जो है, एक चीज आप देखेंगे कि वन ऑन वन वो बराबरी की टक्कर में रहता है, और इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि जो शी जिनपिंग ने अपने नंबर 2 को वहां पर भेजा है, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई हमारा भी एक इक्वालिटी की बात है, हमारा हम लेकिन इस रिलेशनशिप को एक अच्छा दर्जा देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और चीन ये चाहता है हमेशा से कि अमेरिका के साथ में एक G2 लेवल पे खाली चाइना और अमेरिका ये दो डिसाइड करें कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो वो एक बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ कि दुनिया के सामने आएगा। देखिए, यूरोपियंस तो ऑलरेडी परेशान बैठे हुए हैं, उनकी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें वहां पर। दूसरे कंट्रीज भी, ये मुझे अक्सर वो शोले फिल्म की याद दिलाता है कि चुप करो नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर आ उस टाइप की बात एक ट्रम्प के साथ में हो रही है। जी जी, एब्सोल्युटली सर। वाकई में अगर गब्बर अपने रूप में आ गया, अनुराग सर, आप तो वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि अगर अमेरिका को चमका दिया बिजनेसेस को, लेकिन हमारे लिए अगर गब्बर जाग गया और वो भी बुरे रूप में, तो इंडियन बिजनेसेस को आप कैसे देख रहे हैं, और हमें क्या करना होगा कि हम गब्बर साहब की गुड बुक्स में रहें हमेशा, बिजनेस और एक्सपोर्ट्स के नज़रिए से मैं कह रहा हूँ। वैसे तो गुड बुक्स में है उनकी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस तो फिर ट्रम्प साहब का अलग दिखाई देता है। अनुराग जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए, बिजनेस के बारे में एक बात कहूं उससे पहले एक छोटी लाइन कहना चाहता हूं। दीपक, थोड़ा सेंसिटिव है, मैं डिप्लोमेसी में तो इतना मुझे समझ नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि ये इंडिया वर्सेस चाइना की डिबेट अब खत्म हो चुकी है। ये अर्ली 90s की डिबेट थी। चाइना इज फार फार अहेड। अभी इंडिया वर्सेस चाइना कोई नहीं देखता है, ना दुनिया देखती है ऐसे। इंडिया को चाहिए कि चाइना से एक पीसफुल सेटलमेंट और एक एग्रीमेंट कर ले कि वी विल नॉट बी एडवर्सरीज, राइट। देखिए, यूक्रेन से कुछ सीखें। यूएस कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ेगा, वो इनडायरेक्टली दूसरों को लड़वाएगा। देयर इज नो पॉइंट ऑन दिस। इंडिया हैज टू मेक पीस विद चाइना। कुछ भी हो, मार्केट्स हो, ट्रेड हो, आप जियोपॉलिटिक्स हो, उसको सेटल करना पड़ेगा। अदरवाइज चाइना इज नॉट अ पावर दैट इंडिया वांट्स टू कन्फ्रंट एनी पॉइंट इन टाइम। इसमें व्यर्थ एफर्ट्स जाया होते हैं, रिसोर्सेज जाया होते हैं। कुछ छोटी सी कोठरी को ये बेनिफिट करता होगा, लेकिन कंट्री के हित में ये कभी भी नहीं है। तो इंडिया हैज टू मेक पीस विद चाइना। दिस इज द लिमिटेड पॉइंट आई जस्ट वांट टू मेक हियर, दीपक। देखिए, बिजनेस में अब इस पे आते हैं आपके सवाल पे, विच इज के देखिए, ट्रम्प का जो टैरिफ फिनोमेना है ना, वो ये है कि आपको यूएस मार्केट का एक्सेस पूरी दुनिया में हर कंट्री चाहता है, हर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है यूएस को। उनका पोजीशन सिर्फ ये है कि वी विल नॉट गिव यू फ्री एक्सेस टू यूएस मार्केट्स, यू गिव अस समथिंग इन रिटर्न। आप कुछ जापान से, जैसे कि इनका एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट, कि जापान को यूएस मार्केट का पूरा फ्री एक्सेस है, लेकिन एक अदर तरह की एक जापान से एक अलग अंडरस्टैंडिंग है यूएस की कि दैट इट इज ऑलवेज विद यूएस। सो ट्रम्प वो चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि सिंगल हैंडेड आप यूएस मार्केट को एक्सेस कर लीजिए, और यूएस के जियोपॉलिटिक्स या बिजनेस इंटरेस्ट की अगर बात आए तो फिर आप एक अलग क्वाड ज्वाइन कर लीजिए। क्वाड तो ठीक है, चलिए, फिर आप ग्लोबल साउथ बन जाइए, फिर आप कुछ और बन जाइए, राइट। दैट यूएस डजंट लाइक। इफ इट इज अलाउइंग यू फ्री एक्सेस टू यूएस मार्केट, आपको कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा। तो दीपक, इतना ही बात है, और मेरे ख्याल से बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करता है, इंडिया का पूरा ट्रेड डेफिसिट इसीलिए तकरीबन बैलेंस या बहुत माइनर नेगेटिव रहता है, बिकॉज इंडिया इतनी सर्विसेज यूएस को एक्सपोर्ट्स करता है। तमाम हमारे आईटी जॉब्स, इनके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो इंडिया में बन गए हैं, इंडिया के लिए बहुत जरूरी है ये। तो इंडिया को अलाइन बिल्कुल कंप्लीटली यूएस मुझे लगता है रहना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना के साथ, देखिए, देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग एफर्ट्स। हमारे ऑलरेडी 2 नेबर्स एडवर्सरियल हो जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है। कोई देश उससे फिर तरक्की नहीं होती, दीपक, सिर्फ वक्त जाया होता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड ये इशू है ना सर, इंडो चाइना, चाइना यूएस, फिर इंडिया यूएस,
उतना ही सरल इसका समाधान भी है, जो आपने बड़ी सरलता से बताया। थैंक्स फॉर दिस सर, बहुत आसान भाषा में आपने बता दिया और शायद यही वक्त की ज़रूरत भी है। बग्गा सर, अगर आप मोदी जी के दाएं या बाएं कुर्सी में बैठे होते, मैं कहूँगा अगर डोभाल साहब की जगह होते, जयशंकर साहब की जगह होते, क्या कहते आप उन्हें ट्रंप साहब के साथ कैसे डील करना है? एंड ऑफ द डे वो आर्ट ऑफ द डील है। ट्रंप नेगोशिएटर है, बिजनेसमैन है। वो ऐसे नहीं है कि वो पहले अमेरिका फर्स्ट देखेंगे और अमेरिका के हित में क्या है। तो सऊदीज क्या करते हैं, वो उनसे अस्त्र शस्त्र बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनको दे देते हैं ऑर्डर। तो हमें जो ऑर्डर यूरोप को देने हैं, जो ऑर्डर और जगह देने हैं, अमेरिकन कंपनीज को दीजिए और ट्रंप के थ्रू दीजिए। अब जैसे कल प्री इनॉग्रेशन स्पीच में उन्होंने कहा कि टिम कुक हैज टोल्ड मी एप्पल इज गोइंग टू पुट मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी इनटू द यूएस। वो सब बाइडेन के टाइम का इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो सेमीकंडक्टर्स और उस सब में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बट ट्रंप चाहते हैं कि क्रेडिट मिले, तो उनको आप पूरा समर्थन दें। उनको आप उनकी हस्ती ऐसी है कि वो सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं और वो डील स्ट्राइक करना चाहते हैं। कि मुश्किल बात थी, मैं कमरे में गया, मैंने दोनों को राह दिखाई और दोनों को हाथ मिलवा दिए। तो इस तरह से हमें अपना, हम भी अब बड़े हैं, पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, बट चाइना और अमेरिका बहुत डिफरेंट ऑर्बिट में है। 26-27 ट्रिलियन पे अमेरिका बैठा है, चाइना 18-19 ट्रिलियन पे बैठा है, और फिर जर्मनी, जापान और भारत आते हैं, जो तीनों मिलके भी चाइना से छोटी इकोनॉमी है। बट हम टॉप 5 में है और ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग कंज्यूमर बेस है। तो उस सब को करके, और ये जो छोटे मोटे नेट पिकिंग है उनको हटाना पड़ेगा। दो चीजें और आएंगी दीपक जी। एक के ट्रंप ने जो बोला है 100 दिनों में चीन जाएंगे, मुझे लगता है कुछ ना कुछ ये डील चाइना से करके आएंगे। जैसे एम्बेसडर साहब ने भी कहा, ये अबू धाबी में जो इनको बताया गया, तो वो गैस और ऑयल अगर ले लें अमेरिका से, तो चाइना सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है अमेरिका के बाद, और इंपोर्टर के तौर पे सबसे बड़ा है हमारे साथ। तो ये सॉल्व हो जाता है। भारत के लिए भी बहुत आसान है। फिर हमारा 43 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, तो वो दिखाया जाएगा उनको, चाहे मेक्सिको, कनाडा और चाइना अभी उनका फोकस है। दूसरी जो बहुत, तो एक तो ये रहा कि, और दूसरा ये रहेगा कि हम डिफेंस के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। हमारे पास और काफ़ी चीज़ें हैं अमेरिका के पास जो हमें चाहिए, तो वो हमें फिर अमेरिका को कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्डर्स देने चाहिए और ट्रंप के थ्रू देने चाहिए। राइट सर। तो जैसा अनुराग जी ने भी कहा, ट्रंप, जैसा बग्गा सर ने भी कहा कि ट्रंप को अगर हैंडल करना है, टैकल करना है, तो फिर ट्रंप को कुछ ना कुछ आपको इन रिटर्न देना पड़ेगा। ये आश्वासन उनको देना पड़ेगा कि हमसे डील करना आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, और उसके तरीके भी हमारे चारों पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से बताए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का। बग्गा सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। एम्बेसडर मुनी सर, थैंक यू सो मच सर। एम्बेसडर त्रिगुणायत सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत वक्त निकालने के लिए आपका। और अनुराग सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स के लिए। थैंक यू सर। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।